दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में मोकामा उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी नेता नीलम सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा को हराने पर नीलम सिंह ने कहा है कि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। जीत के बाद नीलम सिंह ने कहा है कि मेरी जीत पक्की थी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे मुकाबले में कोई और नहीं है, ये महज एक औपचारिकता थी। मोकामा परशुराम की भूमि है, लोग लालच में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि नीलम बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके सामने खड़ी बीजेपी की महिला उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही। वहीं पर गोपालगंज के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर गोपालगंज में सीट जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी ने इस बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल कर ली है। अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद कुसुम देवी ने व्रत बनाए रखी। कुसुम देवी ने 2183 वोटों से जीत दर्ज की है। गोपालगंज में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका असर मतगणना के दौरान भी देखने को मिल रहा। गोपालगंज में कांटे का मुकाबला शुरू से ही देखने को मिला है और 21वें राउंड में एक बार फिर से आरजेडी उम्मीदवार की बढ़त देखने को मिली। 21वें राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद आरजेडी उम्मीदवार के पास 65 वोट की बढ़त थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, सीवान समेत 16 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इससे बहुत जल्द ठंड में इजाफा होगा। खबर के अनुसार कल पूर्णिया, कटिहार, बांका, शेखपुरा, नवादा, सीवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, फॉरबिसगंज और अररिया के तापमान में गिरावट हुई है, जिससे यहां ठंड बढ़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी ठंडी हवाएं चलेगी और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सप्ताह बाद मौसम में बदलाव होगा और यहाँ के तापमान में भी कमी आएगी। इसलिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिर आप गर्म कपड़े का इंतजाम कर लें। दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2022-23 के खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जा रही है। उत्तर बिहार के यानी कि कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल के सभी जिलों में धान और चावल की खरीद मंगलवार 1 नवंबर से शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने बताया है कि दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी। जानकारी मिल रही है कि एक ग्रेड के धान की कीमत 2060 रुपये प्रति क्विंटल और साधारण धान की कीमत 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग को लेकर के सियासत फिर से तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो फिर हम देश में विकसित राज्यों में टॉप 5 में आ सकते हैं। जी हाँ, उनके इस बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी जी पहले ये बताएं कि जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और इतने ताकतवर मंत्री थे कि रात में ही कैबिनेट बुलाकर के बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया गया था। जब नीतीश कुमार अटल जी के सरकार में मंत्री थे तब क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया? जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, लालू जी रेल मंत्री थे, तब तो नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाया। और यही नीतीश कुमार थे जो कि चिदम्बरम साहब ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और फिर कहा था कि ये जो विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। सुशील मोदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सभी राज्यों को एक समान देखा जा रहा है और सभी राज्यों के लिए जितनी राशि जरूरी है उतनी राशि आवंटित कराई जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज दिया वह विशेष राज्य के दर्जे से कई गुना ज्यादा है, लेकिन जब जब बीजेपी जो कि केंद्र में सरकार है उससे अलग होते हैं तो फिर वे राग अलापने लगते हैं। तेजस्वी जी ये बताएं कि लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया?
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ काफ़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं से हत्या से जुड़ी हुई खबरें सामने आती रहती है। आजकल तो सीमांचल के किशनगंज में हर रोज हत्याएं हो रही है, तरह तरह की घटनाएं हो रहे हैं। जहाँ जो पहले कभी घटनाएं कोई नहीं सुनता था, आजकल किशनगंज में भी हो रहा है। अभी हम किशनगंज की बात नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम मुंगेर जिले की बात करेंगे। जहाँ मुंगेर जिला से जुड़ा हुआ ताज़ा मामला सामने आया है, जहाँ अपराधियों ने बिहार पुलिस में कार्यरत एक जवान की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक जवान पटना DIG के यहाँ तैनात था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का जवान अशोक कुमार छुट्टी पर मुंगेर आया था। इसी दौरान उसकी जान ले ली गई। पटना DIG के यहाँ तैनात BASP के जवान अशोक कुमार उर्फ सनोज कुमार की अपराधियों ने लाठी डंडे से पीट करके उस समय हत्या कर दी। बताया जाता है कि जवान की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वह अपने घर में थे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर के बीजेपी ने मांझी पर जमकर के निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय ने कहा कि जीतन राम मांझी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का उल्लू जुल्लू बयान देते रहते हैं। जीतन राम मांझी को शायद ये नहीं पता है कि वे जिस समाज से आते हैं उस समाज में भी ब्राह्मणों का एक महत्व होता है। जीतन राम मांझी ऐसा बयान देकर के समाज को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये उन लोगों ने लिखा है जिसे जीतन राम मांझी वंचित समाज कहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इससे समाज टूटेगा। ऐसे व्यक्ति पर सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि गया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम भीमराव अंबेडकर के साथ हैं, क्योंकि हिंदू बनकर भी 75 साल से गुलाम बनकर के रह रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम मनुवादियों का विरोध करते हैं, अंबेडकर के बताए गए रास्ते को आगे लेकर के चल रहे हैं। हमारे यहाँ ना ठीक से पूजा कराता है और ना ही खाना खाता है, तो हम वैसे पंडितों का विरोध करते हैं जो मांस शराब का सेवन करता है। वही जीतन राम मांझी के बयान पर सहयोगी दल JDU कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए जीतन राम मांझी पर ही पलटवार कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अतीश नाथ तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी की बयान को धर्म के ठेकेदारों को जवाब देना चाहिए, जो समाज का ठेका लेकर के चलते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि नई सरकार में उनकी नौकरी पाने का चाहत पूरी हो जाएगी, लेकिन लगभग 3 माह का समय गुजरने को है। अभी तक इस राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। जी हाँ, मौजूदा सरकार और फिर पूर्व की सरकार में कोई भी अंतर नहीं है, ये कहना धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों का है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार के उदासीन रवैये से निराश होकर के आज दर्जन की संख्या में अभ्यर्थियों ने अपना सिर मुंडवाया और राज्य सरकार का दुष्कर्म किया। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि जिस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है, उसके बाद मौजूदा सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। अभ्यर्थियों ने बिहार के राजनेताओं की तुलना रंगा सियार से करते हुए कहा है कि उनमें कोई अंतर नहीं है। पूर्व की सरकार में जैसे हमारी मांगों को नहीं सुना जाता था, मौजूदा सरकार में भी यही हाल है। लगातार मांग करने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं है। शिक्षा मंत्री के साथ तेजस्वी यादव से भी हमें निराशा ही मिली है। दोस्तों खबर समस्तीपुर की है, जहां दोस्त के बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर बाद में उसे ब्लैकमेल करने लग गया। यह लड़की काफ़ी दिनों से ये बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब बात लड़की के परिवार वालों तक पहुंची तो फिर वे सीधे महिला थाने में पहुंच गए। उन्होंने बताया है कि आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल करते हुए अब तक 20 लाख से ज़्यादा रुपये ठग लिए हैं। जहाँ लड़की के परिवार वालों का शहर के ही पोठियागंज गाछी में रहने वाले एक युवक पर आरोप है कि उसने लड़की का अश्लील वीडियो बनाया है और अब लगातार उसे धमकी दे रहा है। जब मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पीड़िता की एक दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसका अश्लील वीडियो बना करके महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था। 20 लाख से ज्यादा रुपए ठगे जाने के बाद अब लड़की परेशान हो चुकी है। आरोपी ने लड़की को हर बार ये बोल करके ब्लैकमेल किया है कि अगर वह पैसे नहीं देती है तो फिर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। लड़की इन सब से इतना सहम गई थी कि इस बारे में उसने अपने किसी को भी नहीं बताया। हालांकि मामले को लेकर के महिला थाने के पदाधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद नजदीकी मुकाबले में आखिरकार जीत हासिल कर ली। गोपालगंज की मतगणना के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट से आगे निकल गए, लेकिन आखिरकार बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने जीत हासिल कर ली। हार जीत का अंतर भी बेहद कम रहा। गोपालगंज को लेकर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताने को काफी है कि यहाँ आरजेडी उम्मीदवार की हार की बड़ी वजह तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और ओबीसी की पार्टी AIMIM के कैंडिडेट बने हैं। गोपालगंज सीट से बीएसपी की उम्मीदवार इंद्राणी देवी को 8000 वोट मिले हैं। इंद्राणी देवी तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी हैं और जानकार मानते हैं कि साधु यादव ने आरजेडी के ही कैडर वोट में सेंधमारी की है। अगर साधु यादव की पत्नी चुनावी मुकाबले में नहीं होती तो फिर वे वोट आरजेडी के खाते में जाते। वहीं आरजेडी के MY समीकरण को भी ओबीसी के उम्मीदवार ने झटका दिया है। इस सीट से AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 11000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को मिला वोट आरजेडी को नुकसान कर गया है और इस सेंधमारी को ही आरजेडी उम्मीदवार के हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा साल 2005 से ही रहा है। बीजेपी ने अपने इस किले को किसी तरीके से बचा लिया है। हालांकि हार जीत का अंतर बेहद कम रहा है। बीजेपी ने केवल 2183 वोट से जीत हासिल की है। जहां अगर साधु यादव और ओबीसी गोपालगंज में चुनावी फैक्टर नहीं होते तो फिर बीजेपी के लिए अपना किला बचा पाना बेहद मुश्किल था। दोस्तों बात करते हैं कि केरल हाई कोर्ट के एक फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने आपत्ति जताई है। इस सप्ताह की शुरुआत में केरल उच्च न्यायालय की यानी कि केरल हाईकोर्ट के एक आदेश पर मुस्लिम महिलाओं को अपना निकाह यानी कि विवाह स्वयं समाप्त करने का अधिकार दिया है, यानी कि तलाक लेने का अधिकार दिया है महिलाओं को। इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि उसे अपने पति की सहमति की आवश्यकता हो। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने विशेष मामले में शरिया के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की है, बल्कि उस पर कानून बनाने की कोशिश की है। इस आदेश को बोर्ड ने अस्वीकार बताया है। मौलाना रहमानी ने कहा है कि इस्लाम केवल 4 तलाक के विकल्प प्रदान करता है। एक ट्रिपल तलाक है जिसमें पति को तलाक देने का अधिकार है। दूसरा खुला है जहां आमतौर पर पत्नी की ओर से तलाक ले लिया जाता है और पति के स्वीकार करने के बाद भी लागू होता है। तीसरा तलाक तफवीज़ है। इसके तहत भावी पत्नी ने निकाहनामा में जिक्र किया है कि अगर वह उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, मानसिक और शारीरिक यातना देता है या फिर अपने अधीन रखने की कोशिश करता है तो फिर उसे अपने पति की सहमति के बिना तलाक के लिए अधिकृत किया जाएगा। चौथा विकल्प काजी और फिर अदालत के पास तलाक प्रक्रिया का है। उन्होंने कहा है कि शरिया में तलाक का कोई अन्य तरीका नहीं बताया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है। अब आप जल्द ही ये जांच कर पाएंगे कि जिस दवा को खरीदा है वह नकली तो नहीं है। दरअसल नकली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार दवा निर्माता कंपनियों द्वारा 300 दवाओं के पैकेट पर बार कोड अनिवार्य करने से संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जा रही है। जी हाँ, पैकेट पर छपे बार कोड को स्कैन करने पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और बेंच संख्या जैसी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सूची में उल्लेख की गई दवाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग सीधे दुकान से खरीद लेते हैं, जिसके चलते नकली दवाओं के उपयोग की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकना और फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस में सुधार सुनिश्चित करना है। सूत्रों ने कहा है कि बार कोड या फिर QR कोड से ये प्रमाणित हो सकेगा कि कोई भी दवा असली है या फिर नहीं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को दावा किया है कि हिंदू समाज दलितों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता है, विशेष रूप से पुरोहित वर्ग उन्हें अछूत मानता है। या उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख हैं, जो कि बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन का हिस्सा है। इसका नतीजा ये होता है कि उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। ऐसे में इस समस्या के निदान और फिर किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें तुरंत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि आने वाले सीजन में आपदाओं की दर्द झेल रहे किसान एक बार फिर से सही तरीके से खेती कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता बिहार राज्य फसल सहायता योजना के जरिए किसानों को सहायता पहुँचाने के पीछे मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी सोच है। दरअसल बिहार की अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है और अगर उन्हें इस पेशे में लगातार नुकसान होता है तो फिर उसे छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी पलायन को रोकने और फिर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाए। यही वजह है कि बिहार सरकार इस योजना को चला रही है। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ मिलने में किसानों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता है कि आज बिहार के किसान समृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं और जो लोग कृषि छोड़कर के बिहार से बाहर पलायन कर रहे थे तो वे अब बिहार की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी जेडीयू के रास्ते जब से अलग हुए हैं, दोनों एक दूसरे की कमियां निकालते हुए नजर आते हैं। जो कभी एक साथ नजर आते थे आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार जहां विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी वोट के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन जेडीयू उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू की प्राथमिकता है कि सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाए। सभी दल जब एक मंच पर आ जाएंगे तब ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जेडीयू की तरफ से इस तरह का कोई शर्त नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। सभी दलों के लोग मिलकर के जो फैसला लेंगे वे सभी लोग मानेंगे। अभी जदयू की प्राथमिकता सभी दलों को साथ लेकर के आने की है, लेकिन बिहार का हर व्यक्ति यही चाहेगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। ये बिहार वासियों के लिए गौरव की बात होगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सभी सरकारी और अनुदानित सांस्कृतिक मदरसा सहित विद्यालयों के पहले से 12वीं कक्षा तक के 2,46,45,130 पंजीकृत छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं के तहत तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों को डीबीटी के माध्यम से भेजने की तैयारी हो रही है। 15 नवंबर तक ये राशि भेज दी जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने शुक्रवार को सभी 38 जिलों को निर्देश दिया है कि 8 नवंबर तक पंजीकृत सभी बच्चों की डाटा एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि 2 नवंबर तक मेधा सॉफ्ट पर 1,88,86,066 छात्र छात्राओं को डेटा की एंट्री हुई है। अभी तक 38 लाख छात्र छात्राओं की डाटा एंट्री लंबित है। 8 नवंबर तक 100% बच्चों का डाटा अपलोड करें। शिक्षा विभाग ने योजनाओं का लाभ बच्चों को देने के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और फिर प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी इमारतों का रखरखाव जरूरी है, इसके लिए जितनी भी बहाली करनी होगी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भवन, सड़क, पुल या फिर कोई भी चीज बने उसका निरंतर मेंटेनेंस होना चाहिए। उसके लिए संबंधित विभाग को कहा है इसके लिए जितने भी लोगों की बहाली करनी पड़े कीजिए। जब मेंटेनेंस पूरे तौर पर होगा तो फिर कभी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन इंजीनियर की नौकरी नहीं किए हैं। हमको नौकरी मिल गई थी फिर भी हम नौकरी नहीं की और आंदोलन में लग गए, कूद गए, जेपी मूवमेंट से जुड़ गए। हम लोग तो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमको तो यहाँ आना ही था। मुख्यमंत्री ने ये बातें करने के बाद कही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के प्राइमरी स्कूलों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गुरुवार को सभी प्राइमरी शिक्षकों को वेतन मिलेगा। बताया जा रहा है कि बिहार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 2.5 लाख से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 11 अरब रुपए जारी कर दिया है। ये राशि जिलों से आए मांग पत्र के हिसाब से उपलब्ध कराई गई है। जब शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राशि जिलों के खाते में डाल दी गई है, जब वहां से आज हर हाल में शिक्षकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस राशि के जरिए शिक्षकों को सितंबर माह के वेतन का भुगतान करें। साथ ही साथ इसकी सूचना बिहार शिक्षा परियोजना को भेजें। दोस्तों अब बात करेंगे कि प्यार में इंसान सारी दीवारों को तोड़ देता है, सारी सीमाओं को पार कर लेता है। पाकिस्तान की खदीजा नूर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अपने प्यार से मिलने के लिए उसने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करके तेलंगाना के एक युवक से मिलने चली आई, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। वे आई तो थी अपने प्रेमी से मिलने, उसका दीदार करने के लिए, लेकिन आज 84 दिनों के बाद भी वे सीतामढ़ी जेल में बंद है। अपने वतन पाकिस्तान वापस लौटने का इंतजार कर
रही है। जी हां, पाकिस्तान की युवती 84 दिनों से सीतामढ़ी जेल में बंद है। भारतीय युवक के प्यार में पाकिस्तानी युवती खदीजा नूर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के भिट्टा से भारत में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान एसएसबी ने उसे पकड़ लिया था। खदीजा 84 दिनों से सीतामढ़ी जेल में बंद है। 16 दिन पहले जमानत भी मिल गई, लेकिन स्थानीय 2 जमानतदार नहीं मिलने की वजह से खदीजा को अपने वतन लौटने का इंतजार है। 84 दिन पहले खदीजा सीतामढ़ी जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के भिट्टा मोड़ से पकड़ी गई थी। उसके साथ 2 युवक भी पकड़े गए थे। इंटरनेट के जरिए खदीजा को तेलंगाना के एक युवक से प्यार हो गया था। यह पाकिस्तानी युवती यानी कि पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़के से प्यार में सरहद सीमा पार करके भारत आना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई खदीजा के पास से कोई संदेहास्पद एवं आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ था, जिसके कारण इसके जासूस होने की संभावना भी वही समाप्त हो गई थी। लेकिन अवैध तरीके से बगैर वीजा पासपोर्ट के भारतीय सीमा में घुसने के कारण पाकिस्तानी लड़की को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है। पाकिस्तान के रहने वाले एक 28 साल के लड़के को 83 साल की महिला से इश्क हो जाता है और फिर उसका जो अंजाम हुआ उसे जानकर के दुनिया बेहद हैरान रही। इस प्रेम गीत फिल्म में जगजीत सिंह द्वारा गाई गजल की लाइनें ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन इस जोड़े पर बिल्कुल भी फिट बैठ रही है कि प्यार करने वालों के लिए अक्सर उम्र मायने नहीं रखती। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान में देखने को मिला है। यहाँ एक दंपति अपनी उम्र को लेकर के चर्चा में है। महिला की उम्र जहाँ 83 साल है तो वहीं उसका पति सिर्फ 28 साल का युवक है। बुजुर्ग महिला बरोमा पोलैंड की रहने वाली है, जो कि सिर्फ अपने 28 साल के प्रेमी हाफिज नदीम से शादी करने के लिए पाकिस्तान आई थी। पिछले साल 1 नवंबर को हाफजाबाद के काजीपुर में दोनों का निकाह हुआ था। इस साल ये जोड़ा अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी पहली सालगिरह पर मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की वजह से ये जोड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक दूसरे से शादी करके हुए दोनों बेहद खुश हैं। पोलैंड की 83 साल की महिला और 28 साल के पाकिस्तानी युवक की पहली मुलाकात तो सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बात शादी तक आ गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया, जिसे पूरा करने के लिए महिला पाकिस्तान पहुंच गई, जहां दोनों का निकाह हो गया। शुरुआत में फेसबुक पर ही दोनों की बातचीत हुआ करती थी। बाद में उन्होंने अपने बीच उम्र के अंतर की परवाह किए बिना जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। महिला का पति हाफिज नदीम पाकिस्तान के काजीपुर का रहने वाला है और एक ऑटो मैकेनिक है। दोस्तों, बात करेंगे कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने यह आरोप लगाया है कि उनके पति पवन सिंह ने उन्हें अबार्शन कराने के लिए मजबूर किया और आत्महत्या करने के लिए भी उकसाया। यूपी के बलिया जिले की पुलिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ज्योति सिंह ने लिखित बयान के आधार पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उसी मामले में आज पवन सिंह बलिया के परिवार न्यायालय में हाजिर हुए। अभियोजन के अनुसार अदालत ने अब पवन सिंह को प्रति उत्तर देने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 6 माह पहले बलिया के परिवार न्यायालय में भरण पोषण परिवारवाद दाखिल किया था। जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने पवन सिंह पर गर्भपात कराने और फिर मानसिक और फिर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। परिवार न्यायालय की तरफ से पवन सिंह को कोर्ट में 5 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया था, जो 5 नवंबर को पवन सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। दोस्तों, बात करेंगे कि दीपावली और छठ के मौके पर बिहार आए लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बिहार के पटना, बरौनी, दरभंगा, भागलपुर से दिल्ली, मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। अगर आप इन ट्रेनों से सफर करना चाहते हैं तो फिर आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में कार बाइक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, आरा समेत 12 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। खबर के अनुसार तेल कंपनियों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसमें कई जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है, जबकि कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। ये रेट इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे कच्चे तेल के भाव के तहत जारी की जाती है, इसलिए आप फटाफट पेट्रोल डीजल के दाम को चेक कर लें।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर में नगर निगम के द्वारा हर घर के आगे QR कोड लगाया जाएगा। इसको लेकर के नगर निगम के द्वारा तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द QR कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबर के अनुसार भागलपुर शहर की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए घर के आगे QR कोड लगाया जाएगा। सफाई कर्मी हर दिन घरों से कूड़ा का उठाव करेंगे और कूड़ा उठाव के बाद घर के आगे लगे QR कोड को स्कैन करेंगे। आपको बता दूं कि इस नई QR कोड सिस्टम के लागू होने के बाद सफाई कर्मी को प्रतिदिन कूड़ा का उठाव अनिवार्य रूप से करना होगा। इस सिस्टम से नगर निगम को स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि उस घर से कूड़ा का उठाव हो गया है या नहीं। इतना ही नहीं, उस QR कोड के बगल में एक शिकायत नंबर भी रहेगा। अगर किसी घर से कूड़ा का उठाव नहीं होता है तो उस नंबर पर उस घर के लोग फोन करके शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद तुरंत उस घर की साफ सफाई करा दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जब चाहे जहां चाहे अपराधी अपने मंसूबे पर खड़े उतर रहे हैं और पुलिस को हर दिन नई नई चुनौतियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के येजुआर गांव के चैनपुर टोला में एक पूर्व डीलर की दरवाजे पर चढ़ करके ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पूरे इलाके में हरकत मच गया, जिसमें पूर्व डीलर की इलाज के दौरान जान चली गई। स्थानीय सूत्रों की माने तो अपराधियों की गोली लगने से मौत हुई है। मृतक नंद राय उर्फ आनंद राय कटरा थाना क्षेत्र से हैं। और दोस्तों बात करेंगे कि गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश उत्सव के तीसरे और फिर अंतिम दिन शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे। नीतीश का गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने 2 सरदारों के पैर छुए। इसके साथ ही उनकी खूबियां भी सभी को बताई। आयोजन में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने खुश हुए कि सार्वजनिक तौर पर 2 लोगों का चरण स्पर्श किया। नीतीश कुमार ने दोनों को बुलाया और फिर कहा कि अच्छे से इन्हें पहचान लीजिए। एक है बाबा मोहिंदर सिंह जी और दूसरे है सुमित सिंह कलसी जी। बाबा मोहिंद्र सिंह को हमने कहा कि राजगीर में भी चल करके देख लीजिए। शीतल कुंड जहां पर है वहां पर गुरु नानक देव की स्थल है, उसको ठीक करा लीजिए। इसके बाद मोहिंद्र यहां आए और फिर देखे और फिर बहुत ही सुंदर बनवा दिया है। वहीं सुमित सिंह कलश जी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मेंटेनेंस का काम भी यही देख रहे हैं। हमने कलश जी से अनुरोध किया है और कहा कि चलिए और देखिए शीतल कुंड को। इसके बाद उन्होंने काम करा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों के पैर छुए। दोस्तों बात करेंगे कि पटना समेत पूरे बिहार में पूर्वा हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 5 दिन बाद बिहार के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। वहीं बिहार के औसत न्यूनतम तापमान के सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहने के आसार हैं, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। वहीं राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 डिग्री की वृद्धि के साथ ही 18 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बिहार के 16 जिलों के सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, फॉरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बांका, शेखपुरा, नवादा के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि खेती किसानी में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से जुताई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग जैसे काम कई गुना आसान हो गए हैं। कम समय में कृषि कार्यों को निपटाने के लिए कुछ किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदते हैं तो कुछ किसान इन्हें कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर लेते हैं। हालांकि इन कृषि यंत्रों को हाथों हाथ खरीदना छोटे किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई सब्सिडी और आर्थिक अनुदान की स्कीम्स चलाती है। इन्हीं योजनाओं में शामिल है कृषि यंत्रीकरण योजना, जिसके तहत कृषि कार्यों के लिए 90 तरह के यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कृषि यंत्रीकरण योजना क्या है। तो बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती किसानी के लिए आधुनिक कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत कई महंगे कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार 50% तक अनुदान देती है। इसका सीधा फायदा छोटे, सीमांत और आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को ही मिलती है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सब्सिडी के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों में बुआई, कटाई एवं घाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, पराली प्रबंधन यंत्र, उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोगी समेत 90 कृषि यंत्र शामिल है। यदि किसान राज्य में निर्मित कृषि यंत्र खरीदता है तो फिर 10% तक आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के एक बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार सहित अन्य 6 सीएम प्रशांत किशोर की न सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि उनको फंडिंग भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर ने आखिर स्वीकार कर ही लिया है कि महागठबंधन के खिलाफ वोटों के बंटवारे के लिए नीतीश कुमार पैसे दे रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि जिन नेताओं के लिए उन्होंने कभी काम किया था और आज वे मुख्यमंत्री हैं, वे सब इनको पैसे देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इस बात से परेशान है कि आरजेडी और जेडीयू के विलय के बाद उनके वोट छिटक गए और वे सारे वोट भाजपा को नहीं चले जाए, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को लगाया है। रोज रात को ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सुबह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बनते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन के खिलाफ पूरे बिहार की जनता खड़ी है। साथ ही संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश को और फिर तेजस्वी के गठबंधन के खिलाफ पूरे बिहार की जनता खड़ी है और इसीलिए उनसे नफरत करने वाले वोटों के बंटवारे के लिए ही प्रशांत किशोर को लाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी श्री राम सेवा संघ द्वारा देव दीपावली पर शौरा नदी तट पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शौरा नदी यानी कि जो पूर्णिया में स्थित है, जब पूर्णिया के शौरा नदी के तट पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। यह संघ के संयोजक राणा प्रताप सिंह ने कहा है कि इस बार 7 नवंबर को काली मंदिर के शौरा नदी तट 21,000 दीपों की जगमगाहट और फिर 21 महारथी के मनोरम दृश्य से जगमगा उठेगा। जब वहीं इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, श्री राम सेवा संघ के संयोजक राणा प्रताप सिंह ने कहा है कि महाआरती के लिए हर साल की तरह भांति बनारस और फिर हरिद्वार से पुरोहित को बुलाया गया है। साथ ही कहा गया है कि बनारस और हरिद्वार से आए पुरोहितों के द्वारा 21,000 दीपों से महाआरती को संपन्न किया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे बिहार में प्रदूषण को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क हैं। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इन सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। हम सभी जगह लोगों को इसके लिए अलर्ट किए रहते हैं। साल 2018 से ही हम पराली नहीं जलाने के लिए लोगों को समझाते आ रहे हैं। इसके लिए हम तो सभी को कहते रहते हैं। इस बार भी लोगों को हमने बता दिया है कि पराली नहीं जलाएं। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वह आसपास के क्षेत्रों के कारण हो रहा है। इन सभी को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पूर्व सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 101वें गवर्निंग काउंसिल मीट एंड टेक्निकल सेमिनार के दौरान कहा है कि उन्होंने बिहार में जो भी निर्णय कार्य कराया है उसको जरूर देख करके जाइएगा। जहाँ वह एक बार आग्रह करेंगे कि बिहार म्यूजियम भी इन लोगों को दिखवा दीजिएगा। जब बिहार म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया है, जहाँ उसको भी एक बार देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि चाहे बिल्डिंग बने, सड़क बने, पुल बने, कोई भी चीज़ बने, उसका निरंतर मेंटेनेंस होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग को ही कहा है। जहाँ इसके लिए जितने लोगों की बहाली करनी पड़े कीजिए। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जातिवाद से ऊपर उठेंगे तभी बिहार में विकास की फसल लहलहाएगी। बिहार के लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं। हर क्षेत्र में बिहारी आगे है पर बिहार पीछे है। ऐसा क्यों, ये सवाल है। नीति आयोग के आंकड़े में बिहार की भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है। नीति आयोग की रिपोर्ट को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार से बाहर कार्य करने वाले बिहारी हजारों करोड़ रुपए बिहार भेजते हैं। जब उचित माहौल हो तो फिर वे अपने राज्य में आमदनी करते हुए रोजगार का सृजन करते। देश के राज्यों में बिहार के नागरिक छोटे से लेकर के बड़े सभी स्तरों पर सभी पदों पर कार्यरत है, फिर भी बिहार पिछड़ा है। ऐसा क्यों है? अब दोस्तों बात करेंगे कि मुंगेर जिले में 362 लोगों को आंख की रोशनी का इंतजार है। लंबे समय से मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होने से एक आंख से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ के नहीं होने से ऑपरेशन कार्य पूरी तरीके से प्रभावित है। अस्पताल के आंकड़े के मुताबिक 1.5 माह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होने से मरीज लाचार है, परेशान है। निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इन सभी को की परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल फरवरी माह में 500 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होना था। इस माह में 40 लोगों को ही मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। जून से सितंबर माह के बीच चिकित्सक के बैठने के बाद 98 लोगों का ऑपरेशन हुआ। कुल मिलाकर के 8 में महज 138 लोगों को ऑपरेशन किया गया है।
दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमरोहा पहुंचे। यहां उन्होंने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ओवैसी भी जय श्री राम बोलेंगे। अभी तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने मंदिर जा रहे हैं, जब चुनाव का वक्त आएगा तो फिर वे अपने गोत्र भी बताएंगे। वहीं आजम खान पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी के राज्य में अब बहुत कुछ बदल रहा है और ये बदलाव हुआ भारत में, जहां अब तो ओबीसी भी जय श्री राम बोलेंगे। दोस्तों अब खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ड्यूटी से फरार चल रहे डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 404 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन सभी से जवाब मांगा है। साथ ही कहा गया है कि जवाब समय पर नहीं देने की स्थिति में सभी पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले 705 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया था, जो पिछले कई सालों से फरार चल रहे हैं। इनमें से 301 डॉक्टरों ने अपना जवाब सरकार को भेज दिया है, लेकिन अभी भी 404 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को कोई जवाब नहीं भेजा है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई कर दी है, सभी को नोटिस भेज दिया गया है। अब सरकार इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के मोड में है और इन्हें अंतिम अवसर देते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही कहा गया है कि जवाब न देने की स्थिति में 1 सप्ताह के बाद इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।